स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। क्लास 12th का विषय ये हिंदी है और इसका हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं। दिगंत भाग 2 का काव्य खंड है ये, और काव्य खंड का ये अंतिम पाठ है, यानी आपका बुक आज समाप्त हो रहा है। चैप्टर 13 है। पाठ का नाम है गांव का घर, जिसके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। ये इसका पार्ट 1 है, यानी पहला भाग है ये। और आज के क्लास में हम लोग पहले ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हर चैप्टर में हमने पढ़ा। उसके बाद इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है गांव का घर, उसका अर्थ समझेंगे, उसे नोट करेंगे, और अगले पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। यहाँ पे आप एक नीचे पिक्चर देख सकते हैं, आपकी किताब में भी एक पिक्चर दिया होगा। ये ज्ञानेंद्र पति जी हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1950 को, मतलब देश आजाद हो चुका था और संविधान की स्थापना भी होने वाली थी, और 1950 में 26 जनवरी को संविधान का निर्माण भी हुआ। जन्म स्थान है, गांव का नाम है भरगामा, जिला है गोंडा, और राज्य क्या है झारखंड। माता का नाम है सरला देवी और पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे। आगे है शिक्षा। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए और एमए अंग्रेजी विषय में, इन्होंने भी किस विषय में किया है, पटना विश्वविद्यालय से। फिर हिंदी में भी एमए, डबल एमए किए हैं। अंग्रेजी में भी एमए किए हैं और हिंदी में भी एमए, इसको डबल एमए बोलते हैं, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। वृत्ति मतलब आमदनी, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अनंततर नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन, मतलब इन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया। बीपीएससी समझते हैं ना, बिहार लोक सेवा आयोग, तो उसका इन्होंने एग्जाम दिया था और उसमें ये कारा अधीक्षक चुने गए थे, मतलब जेलर जिसको बोलते हैं। कैदियों के लिए, जेल में जो कैदी होते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, जो भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारा अच्छा किया। और बाद में नौकरी छोड़ दिए और कविता लिखने लगे। मतलब कविता लिखने के चक्कर में नौकरी से रिजाइन कर दी कि आपको केवल कविता लिखना है। संतोष हो गया होगा। निवास बनारस, ज्यादातर टाइम कहाँ रहे ये, उत्तर प्रदेश में। और सम्मान जो इनको मिला है, पहल सम्मान मिला है 2006 में सनियात्मा के लिए। एक बुक लिखे हैं सनियात्मा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2006 में। तो याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिला, तो 2006 में, और किसके लिए मिला, तो सनियात्मा के लिए। आगे है कृतियां। तो कृतियां तो आपको पता ही, हर चैप्टर में पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा था। तो आंख हाथ बनते हुए लिखे थे 1970 में। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, लिखे 1980 में। गंगा तट 2000 में, सनियात्मा 2004 में, भिनसार 2006 में, कवि ने कहा 2007, ये कविता संग्रह है। और एक चक्र नगरी काव्य नाटक पढ़ते गढ़ते 2005 कथेतर गद्य है। तो ये हो गया विशेष रूप से इनका परिचय। अब चलिए थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं जिनके बारे में दिया है। एक संभावनाशाली युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। ये 20वीं शताब्दी के कौन से दशक के हैं? जैसे पिछले कवि को हमने पढ़ा था ना, वो भी 8वें थे। अपने शब्द चयन, भाषा संवेदना की ताजगी और रचना विन्यास में आत्मसजग संधान जैसी विशेषताओं के कारण उन्होंने हिंदी कविता के सुधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। 1980 में आए अपने दूसरे कविता संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्रमती विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया। जीवन और रचना में उनकी एक जैसी स्वनिर्भर एवं आत्मविश्वासपूर्ण गति, मति और अंदाज अक्सर चालू हलकों में उन्हें संदेह का पात्र बनाते रहे। प्रचलित फैशन और रीतियों से बेपरवाह होने के कारण प्रायः स्वांध पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति से चालित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उनसे कतरा कर निकलता रहा। किंतु ज्ञानेंद्र पति एक ऐसे अध्ययनशील और मनीषा धर्मी रचनाकार हैं जो निजी संबंधों, सामाजिक रिश्तों और रचना धर्म को अपने ही ढंग से रचते गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
लेखक संगठनों, साहित्यिक, राजनीति और लेन देन के सतही व्यवहारों बर्तावों की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। अपनी गतिविधियों और रंग ढंग से वे प्रायः व्यक्तिवादी रचनाकार के रूप में इंगित किए जाते रहे, किंतु उन्हीं के बीच जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, क्योंकि अपने बारे में वे स्वयं जानते हैं कि उनका रचना कर्म नीरा शब्द व्यापार है, खोखला और सारहीन एक मिथ्या कर्म। ज्ञानेंद्र पति अपनी समझ, संवेदना और दृष्टिकोण में नहीं, जीवन, व्यवहार, संबंधों और रचना के भीतर बाहर के सच में भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझते और जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग अंतर्निष्ठा बनाए रखने वाले रचनाकार हैं। उनका रचना संसार इसका ज्वलंत साक्ष्य है। आगे है, इतिहास, परंपरा और स्मृतियों का ज्ञानेंद्र की कविता में एक अद्भुत रचाव बसाव है, किंतु वह कवि को उस समय बोध और वर्तमान से विमुख या विच्युत नहीं करता, बल्कि उसे विस्तार देता और समृद्ध करता है। कवि रचना कर्म की उर्मियां और अनुगूंज दूर तक फैलती है, उसका समय बोध अधिक प्रशस्त, गुंजान, गरिमामय और व्यक्ति संपन्न हो उठता है। ज्ञानेंद्र के यहाँ समय बोध और वर्तमान की आंच मंद नहीं पड़ती, उसके ताप और प्रकाश में स्मृतियां, इतिहास और परंपरा का रचाव बसाव होता है। मूल से उखड़ने और पुनः उससे जाल लगने की छटपटाहट की समस्या उनके यहाँ नहीं है, क्योंकि उनके साथ निर्णायक रूप में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। बीत चुके, गंवाए और खोए जा चुके की पीड़ा और शोक उनकी कविता में है, पर नास्टेल्जिया बनकर नहीं, एक अनिवार्य दुख विषाद तरह जो यथार्थ की प्रतीति को, कवि के अनुभव को गहराता और कविता के चेहरे को मानवीय विश्वसनीयता प्रदान करता है। ज्ञानेंद्र पति वस्तुओं, दृश्यों, प्रसंगों के निरीक्षण पर्यवेक्षण का अपना अलग अंदाज आज भी बदस्तूर बनाए हुए हैं। शब्द चयन और काव्य भाषा के तल पर सावधान चयन, धर्मिता और प्रयोगों का सिलसिला उनकी कविता में आज भी अटूट है। कदाचित वह जरूरत के मुताबिक बढ़ा भी है। गंगा तट नामक संग्रह के द्वारा अपने समकालीनों के बीच उन्होंने अद्भुत सृजनात्मक स्थैर्य और धैर्य प्रमाणित कर दिखाया। उनकी कविता के उत्स विपुल और बहुरूप हैं, पाठक की उत्सुकता उनमें बढ़ी है। उनके नवीनतम कविता संग्रह सनियात्मा से ली गई प्रस्तुत कविता पर कही गई बातों को उदाहरित और प्रमाणित करती है। यानी ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले, कहाँ से ली गई है? सनियात्मा से, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम कविता का अर्थ जानते हैं, कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है गांव का घर। देखिए, इस पाठ में गांव में लोग कैसे रहते हैं इसी के बारे में बताया गया है। गांव के घर के अंतःपुर की चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई हुई गोंद का वह गे, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांसकर आना पड़ता था बुजुर्गों को। बताया जा रहा है कि गांव का जो घर होता है हमारे गांव में, वहां पर चौखट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लोग नहीं कहते चौखट नहीं लगना है। चौखट स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक सीमा रेखा के जैसा होता है। उस चौखट से स्त्री बाहर निकलती है, उसके लिए भी कुछ सीमाएं तय की गई हैं, और पुरुष जब प्रवेश करता है उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का वह गे, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। नियम था कि अगर घर में घुसना है तो पहले बुजुर्ग क्या करते हैं? खांसते हैं, चाहे आवाज देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कुछ आवाज देना, ताकि सामने वाला पता नहीं किस स्थिति में है, घर में कैसे है, अब डायरेक्ट नहीं घुसना। आज ये सब कम हो गया है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा होता है। कहा जाता है कि किसी के भी घर में, चाहे वो अपना ही घर क्यों ना हो, एक बार जरूर उसको इंडिकेट करना चाहिए कि मुझे अंदर आना है। पता नहीं सामने वाला आपको आने की स्वीकृति देता है कि नहीं देता है, उसका भी वेट करना चाहिए। नहीं तो आप भी लज्जा के पात्र बनेंगे और सामने वाला भी बनेगा। कई लोग होते हैं जो बाथरूम में सीधे घुस जाते हैं, उनको ध्यान नहीं होता है कि भाई और भी लोग इसमें हो सकते हैं। एक बार देखना चाहिए। तो होगा क्या कि आप उसे देखकर शर्माएंगे और वो आपको देखकर शर्माएगा। और इसमें श्लोक भी है, 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहु भासते तेन राधम मूढ़ चेता, कि बिना कुछ कहे, बिना उसको बताए किसी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और बिना कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा मनुष्य है
तो वह मूर्ख होता है, अगर ये काम नहीं करता है तो बैल होता है, नीच होता है। इसलिए बुजुर्गों को क्या करना पड़ता है, खांसना पड़ता है। खड़ाऊ खटखटानी पड़ती थी, खबरदार। खड़ाऊ खटखटाने का अर्थ है कि मतलब कि अपना पहले के लोग खड़ाऊ पहनते थे, बूढ़े लोग खड़ाऊ पहनते थे, चप्पल नहीं होता था, लकड़ी का बनता है, बजाकर इंडिकेट करते हैं कि मुझे अंदर आना है, और प्रायः तो उसके अंदर ही रुकना पड़ता था, और खटखटा के ये नहीं घुस जाना है, कुछ देर रुकना है। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। और पुराने लोग जो होते हैं वो नाम नहीं रखते हैं किसी का, अपने पत्नी का भी नाम नहीं रखेंगे। खास करके आप लोग देखिएगा, पता नहीं आपके पिताजी होंगे शायद, अभी तो होंगे, लेकिन अभी का जो जनरेशन है वो नहीं करता है। अभी तो सबको ही नाम ले, पत्नी पति का नाम ले रही है, पति पत्नी का नाम ले रहा है। लेकिन अब पुराने लोग जो हैं, यानी कि हमारे माँ बाप भी हैं, तो वे लोग यूज करते हैं क्या, सुनता हो, सुनाता, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, और उनको भी कुछ कहना है, सुनता नहीं, सुनता नहीं, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई मेरी पुकार हो रही है। नाम कोई किसी का नहीं लेता है। और अभी क्या है, चंदू चंदू चलो आओ, तो चाय नहीं बनाए अभी तक, अभी उठी हूँ यार, तुम अभी तक चाय नहीं बनाए। चंदू जाके चाय बनाओ, तर बुझाता कि चंदू उनकर मालिक ना, उनकर लड़का हम, ठीक नहीं, उनको समझावल जाता है। टाइम चेंज हो चुका है बाबू। खैर, आप लोग इसका अर्थ लिख लेंगे, यहाँ पे दिया गया है। आगे कवि कहते हैं, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज। तर्जनी समझते हैं आप लोग, मतलब उंगली जो है, तर्जनी उंगली बोला जाता है इसको। तो तर्जनी से जो काम चलता था, कभी शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे की छाप, उठावना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। कहते हैं गांव की ऐसी सादगी है, गांव में इतना लोग सीधा जीवन जीते हैं कि वहां के लोग अनपढ़ होते के चलते वो अपना हिसाब भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर कोई उठावना दूध, समझते हैं आप लोग, जो डेली दूध नहीं आता है, तो उठावना दूध का भी हिसाब कैसे होता है कि जो ग्वाला है वो दूध देगा, बूढ़ा ग्वाला, तो वो क्या करेगा कि अपने उंगली से दीवार पे चिन्ह लगा देगा, जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और लास्ट महीना जब हो जाएगा तो गिन लिया जाएगा कोई दिन, मान लीजिए 2 में टक गया तो चला गया, आज दूध से निशान बना। कितना सीधा लोग हैं कि इतना सीधा साधा भाषा में मतलब अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी गांव के लोग उतने खतरनाक सोच के नहीं होते हैं कि उसको मिटा देंगे, नहीं मिटाते नहीं भाई, उसका है वो भी ध्यान रखते हैं कोई मिटाए ना, और उसी से उनका हिसाब हो जाता है। तो ये गांव की सीधी सादी जिंदगी को दिखाया जा रहा है। लेकिन बाबू अभी ऐसा टाइम नहीं है, अभी महीना रोज कैलकुलेटर में लिखाया जाता है, मोबाइल में ऐप बने हुए हैं कि आपका फी इतना बाकी है, फिर भी बच्चा कहता हाँ सर, घबरा रहा है, उसमें भी उसको शक होता है। तो सोचिए, अगर फी किसी दीवार पर लिखना होता है तब तो रात का मिटका के चला जाता, ठीक ना। तो कितनी समस्याएं बढ़ गई, आज लोग तेज हो गए हैं। आगे कवि कहते हैं, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, यानी वो जो सीधा साधा गांव था वो गांव नहीं रहा है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। एक समय था कि पंच भगवान के समान थे, वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। लेकिन आज के पंच उसी के तरफ से रहते हैं जहां से कुछ माल पानी की व्यवस्था हो, जहां से घटिया काम हो रहा हो उसी के तरफ से फैसला भी देते हैं। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लालटेने हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी। यानी आज के समय का ऐसा समय है कि बिजली बत्ती आ गया, दुनिया इतना डेवलप हो गई, आजकल के बिटौओं को, बिटौआ मतलब बेटों की शादी की जा रही, टीवी से कई फ्रिज कूलर कई सामान दिए जा रहे हैं। लालटेने अब भी हैं, लेकिन आज उस लालटेनों का प्रयोग खत्म हो गया है। आज
हम कोई चीज कैलेंडरों से समझते हैं। पहले हम लोग चिन्ह लगा देते थे कि 1 दिन 2 दिन, आज हम हिसाब किससे करते हैं? कैलेंडर से करते हैं। यानी दुनिया जो है आज बहुत आगे बढ़ चुकी है, फास्ट हो चुकी है। फिर कभी कहते हैं लालटेनें अब भी हैं दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। यानी कि ऐसा नहीं है, लालटेनें आज भी हैं, लेकिन वो जितना अंधेरा उजाला नहीं करती हैं, उससे ज्यादा क्या कर देती हैं? अंधेरा कर देती हैं। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। पट भिड़भिड़ाए की आवाज नहीं आती, यहाँ तक ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। मतलब आज भी लालटेन है, लेकिन इस बल्ब के आगे इसकी रोशनी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। आज कहीं देखिए, कहीं बिजली से बल्ब जल रहे हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा पे गाना बज रहा है, कहीं पे डांस चल रहा है, क्योंकि आज वो युग नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? कभी कहना ये चाहते हैं आज सीधापन वाला लाइफ नहीं है जो पहले के लोग जीते थे। लोग एक दूसरे से प्रेम का भाव रखते थे, भले ही गरीब थे, लेकिन लोगों से लोग जलन नहीं करते थे। आज हर कोई एक दूसरे से जलन करता है। फिर कहते हैं होरी चैता बिरहा आल्हा गूंगे, यानी जो लोग कभी होली चैता बिरहा आल्हा गाते थे, आज वो गूंगे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आज कहीं सुनाई देता है? कोई आल्हा रुदल गाता है? कोई सुनेगा? बजा दो तो लोग मार कर लें, क्या बजा दिए। लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है यह शोक गीत अनगाया अनसुना। यानी जो देश कभी लोक गीत के लिए जाना जाता था, आज शोक गीत गा रहा है। शोक गीत मतलब सैड सॉन्ग, जहां देखो सैड सॉन्ग चल रहा है। पहले लोक गीत होते थे। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। यानी कभी एक समय था कोसों दूर जो लोग सर्कस देखने के लिए जाते थे, क्या आज लोग जाते हैं सर्कस देखने? क्या वो उत्सुकता है? पहले के टाइम अगर सर्कस आ जाता था, लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चले जाते थे देखने के लिए। आज क्या है, बगल में सर्कस है, रहा था छोड़ा होने क्या सर्कस तो हम नहीं कहते दिन भर में। कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवा कर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों को जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो खूबियां हैं वो समाप्त हो गई हैं, जैसे एक हाथी अपना दांत खो देता है, उसी तरह लग रहा है कि हमने अपनी सारी सभ्यता और वो सादगी क्या की है? खो दी है। मतलब कहने का अर्थ है कि कभी चाहते हैं कि हम गांव का जीवन जिए जो पहले था, लेकिन वो संभव अब नहीं है। आगे है लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुदते गधाते अमित्र परिसर के जिन बुलौनों से गांव के घर की रीढ़ झरझराती है। यानी कि आज जहां देखिए लोगों को निगलने वाला मुंह खुला हुआ है, वो कौन है? अदालत। एक बार आप कोर्ट में फंस जाइए, बर्बाद आपको कर देगा कोर्ट। एक बार अस्पताल में आप चले जाइए, जितना होगा सब ले लेगा, वो मुंह खोल के बैठा हुआ आपको निगलने के लिए। इन बुलावों से, इनके बुलावे से गांव के घर की रीढ़ झरझरा जाती है। मतलब कि रीढ़ की हड्डी कहने का अर्थ है कि आदमी पूरा कमजोर हो जाता है। ये दो आदमी अस्पताल और अदालत में एक बार जो फंस गया, समझ जाइए कि उसका जीवन बर्बाद है। पूरा पैसा रुपया ताकत सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी का केस समाप्त नहीं होता है। आप बीमारी में फंस गए, बढ़िया से कोई बीमारी, अब सर्दी बुखार नहीं, नॉर्मल कोई बढ़िया बीमारी पकड़ लिया, तो समझिए कि पूरा लाइफ कमाते रहिएगा, कभी आप सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ये कवि के द्वारा चैप्टर दिया गया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, गांव के जीवन पर, गांव के सादगी पर। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी में कवर करते हैं और इसे खत्म करते हैं चैप्टर को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? संस्यात्मक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, दूब डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं?
यानी बूढ़े वाले दादा का आखिर देखते हैं ना, दूध में पूरा हाथ बुड़ा देते हैं। आप लोग देखेंगे टंकिया जो होता है, दूध देंगे ना तो पूरा हाथ में डुबा के निकालते हैं। हाथ में का जितना मटेरियल होगा सब उसी में रह जाता है। एक बार देख लो तो मन घिना जाएगा, लेकिन वो लोग मानते नहीं है, पूरा डुबाएंगे बढ़िया से। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो संस्यात्मा पर। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? कारा अधीक्षक। कारा यानी जेलर। गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? संस्यात्मा से। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। यहाँ पे मिस्टेक से पति लिखा गया है, पिता कर देंगे। उनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विद्यालय से किए थे? पटना विश्वविद्यालय, पटना से। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किया? बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संस्यात्मा के लिए। अगला प्रश्न है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती हैं? लोकगीत। अब क्या चल गया है? शोक गीत। अब चल रहा है शोक गीत। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कराना पड़ता है? बुजुर्गों को। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? पंच परमेश्वर। खेत मतलब क्या मर गया है, क्या समाप्त हो गया है? अब पंच परमेश्वर नहीं रह गए हैं। अगला प्रश्न है, दोबारा प्रश्न आ गया, इसको नहीं लिखना है, तो चलिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे और इस तरह आपका ये बुक समाप्त होता है। इसके बाद से आप लोग व्याकरण की तैयारी अच्छे से करें। उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है और कुछ वीडियो बाकी है।